आज हम चालू करने जा रहे हैं सीजी बोर्ड का कक्षा 9 का गणित। इसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर फर्स्ट, गणित का इतिहास। ये काफ़ी ज़्यादा एक थ्योरी पोर्शन वाला अध्याय है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, एक संक्षिप्त रूप से ही हम देखेंगे। और जो बुक है आप जो फॉलो करेंगे, वो बुक जो आपको यूज करना है वो है सीजी बोर्ड की जो बुक आती है SCRT वाली, ठीक है। ये बुक फॉलो करना है आपके क्लास 9th की, ठीक है। इस बुक को मैं रेफरेंस लेके पढ़ा रहा हूँ, और आप जब भी इसको पढ़ेंगे वीडियो के थ्रू, तो आप इस बुक के थ्रू ही पढ़ें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इसको चालू कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गणित के इतिहास में भारतीयों का क्या योगदान था, कि भारत का योगदान कितना था। तो भारत का बहुत ज़्यादा योगदान था गणित के क्षेत्र में। बहुत जो शाखाएं हैं गणित की, जो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि हम देखेंगे रेखा गणित है हमारा, त्रिकोणमिति है, अंक गणित से लेके कई सारे जो हैं, वैदिक जो गणित है, ये कई सारे शाखाएं हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिनमें भारतीयों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबको एक संक्षिप्त रूप से। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है अंक गणित के बारे में। अंक गणित को जैसे कि हम इंग्लिश में जानते हैं क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है। अंक गणित में आपको मालूम होगा, अंकों के बारे में हम पढ़ते हैं। अंक जैसे कि हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो होता है 1 से चालू और इस तरीके से आगे जाता है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में, और जिसमें 0 इंक्लूड होती है। इसी तरीके से पूर्णांक आती है। ये सब आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अपने नीचे की कक्षाओं में, ठीक है। तो ये सब नंबर्स जो हैं अंक गणित में आते हैं। इसके आगे जब आप देखेंगे तो जो अगला जो टॉपिक है उसमें शून्य के आविष्कार के बारे में बताया गया है। और शून्य के आविष्कार के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई गई है वो है कि जो वेदों में इसकी संकल्पना है, मतलब वैदिक कालों जब भी रहा होगा, वेदों की रचना हुई होगी, तभी शून्य के बारे में जो ज्ञान था वो भारतीयों को प्राप्त हो गया था। तो मतलब बहुत पहले ही भारतीयों को शून्य के बारे में पता था, वैदिक काल में ही शून्य के बारे में भारतीयों को पता था। अब इसके नीचे जब आएंगे तो इसके नीचे मैं बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा कहने का मतलब है थ्योरी पोर्शन है। बट आप जब पढ़ेंगे तो अपने बुक को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, बिना कुछ छोड़े, ठीक है। आगे जो है अंक पद्धति के बारे में बताया है। अंक पद्धति में बोला है कि जो अलग अलग लेखन की संख्या, मतलब संख्या लेखन की अलग अलग पद्धतियाँ, संख्या लेखन की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं उनके बारे में बताया है इन्होंने। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम किसी भी भाषा के बारे में बात करते हैं, तो भाषा को जब भी हम लिखते हैं तो भाषा को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, लिपि का ज्ञान आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि हिंदी हमारी एक भाषा है, और हिंदी को अगर हमको लिखना होगा तो हमको एक लिपि की ज्ञान का आवश्यकता होगा, जिसे हम देवनागरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पंजाबी भी एक भाषा है, पंजाबी को अगर लिखना है तो हमको चाहिए रहता है गुरुमुखी, इंग्लिश के लिए रोमन चाहिए रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही संख्या लेखन के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, तो उनको अंक पद्धतियों में शामिल किया गया है। जैसे कि इन्होंने बोला है देवनागरी, ठीक है, रोमन और हिंदू अरेबिक, ये सब क्या है, अंक पद्धतियाँ। जैसे कि हम देखते हैं हिंदी में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रोमन में लिखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ये होता है इंग्लिश में लिखने का। अब इसके नीचे जब आएंगे तो हम देखेंगे स्थानीय और निरपेक्ष मान। तो स्थानीय और निरपेक्ष मान
के बारे में बताया गया है, तो भारत इसमें बताया गया कि भारतीयों ने ही सबसे पहले क्या बताया, स्थानीय मान के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने ही बताया कि किसी भी जो संख्या है उसको शून्य अंकों के सहित, मतलब शून्य सहित 10 अंकों में कैसे व्यक्त करते हैं। तो इसको मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा एक संख्या 123 मतलब 123। अब इस संख्या में स्थान के हिसाब से अंकों का मान जो है, स्थान के हिसाब से जो अंकों का मान है उसी को स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे ये स्थान क्या है, इकाई का है, तो यहाँ पे 3 है, 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा। ये स्थान दहाई का है, दहाई का मतलब है 10 2, तो यहाँ पे अंक, इस अंक का मान 20 है, ठीक है। ये किसका है, सैकड़े का है, तो यहाँ पे इस अंक का मान हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये जो स्थानीय मान दिए, स्थान के हिसाब से अंकों का जो मान है, ये भारतीयों ने बताया है विश्व को। और इसी के हिसाब से एक निरपेक्ष मान हो जाएगा, मीन्स जो 3 है वो 3 है, 2 2 है और 1 1 है, एक अंक के रूप में। अब इसके जो नीचे आ जाते हैं, नीचे जब आएंगे तो हमको कूटांक परिचय के बारे में मिलेगा। इसके पहले और भी बताया गया है कि जो बहुत सारे जो हमारे वेद हैं और जो महाकाव्य हैं जैसे रामायण वगैरह हैं और धार्मिक ग्रंथ में, इनमें संख्याओं का नाम अलग अलग दिया है। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे आते हैं कूटांक परिचय। कूटांक परिचय वैसे भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कूटांक परिचय का मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या को शब्दों में हम लिखते हैं, संख्या को हमको क्या लिखना रहता है, शब्दों में लिखना रहता है, तो उसे कूटांक कहते हैं। ये क्या है, 123। हम जब बोल रहे हैं, इसको लिखा तो हमने इस तरीके से 1 2 3 के रूप में, लेकिन जब इसको शब्दों में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो यही कूटांक कहलाता है, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं बीजगणित में। हम काफ़ी तेज़ी से जाएंगे ये वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। इसके बाद जो भी आएगा प्रैक्टिकल जो चीज़ें, उसको हम अच्छे से डील करेंगे। बीजगणित किससे बना है, बीज और गणित से। बीज का इन्होंने मतलब यहाँ पे दिया है अव्यक्त या अज्ञात, ठीक है, अव्यक्त या अज्ञात, ये बीजगणित होता है। तो होता क्या है, जनरली हमने देखा है बहुत सारे समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या होता है, जो अज्ञात रहता है उसका मान निकलता है। जैसे ये हमने देखा इस तरीके से, इसको हमने सॉल्व करके x का कोई मान निकाल लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कोई चीज़ अज्ञात थी उसको ज्ञात की, और यही चीज़ कहलाती है बीजगणित, ठीक है। और अंकगणित जो रहता है, अंकगणित में जो अंक रहते हैं पहले से ही ज्ञात होते हैं या व्यक्त होते हैं, ठीक है। तो अंकगणित में ज्ञात होता है और इसमें अज्ञात होता है। अब इसके नीचे आ जाते हैं, तो इसके नीचे जब हम जाते हैं तो रेखागणित के बारे में इन्होंने बताया है। तो रेखागणित में हम क्या करते हैं, हमको पता है ज्योमेट्री में क्या होता है, हम रेखाओं से वो करते हैं, मतलब रेखाओं का यूज होता है। तो प्राचीन समय में इसका ज़रूरत कैसे पड़ता रहा होगा, जैसे कि हमको यज्ञ की वेदियाँ अगर बनानी रहती होंगी, कोई भी ऐसा चीज़ है, तो उसमें रेखाओं का इस्तेमाल होता रहता होगा, उसका जो ज्ञान आवश्यक रहा होगा। इसलिए भारतीयों को जो बहुत पहले से, या बोल सकते हैं वैदिक काल के समय से ही रेखागणित का भी ज्ञान था। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो बौधायन प्रमेय के बारे में बताया। बौधायन प्रमेय जो है ये आपको समझने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो लिखा है और जो इसका डायग्राम बना हुआ है, जो इसने पिक्चर जो बनाया हुआ है, वो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बौधायन प्रमेय में क्या बोला है, बौधायन प्रमेय में बोला है कि एक आयत, जैसे माचिस का एक डिब्बा है,
ये एक आयत है, ठीक है। तो आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण पर बने क्या, वर्ग, आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का योग उसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि आप ये मान लो, ये वाला जो है विकर्ण पे जो बना है, ये विकर्ण है आयत का, इस पे जो बना है वर्ग, वो वर्ग क्या है, 1 है। और ये समझ लो कि वर्ग 2 है और ये वर्ग 3 है, ठीक है। तो विकर्ण पर जो बना है ये वर्ग, इसका जो योग है, इसके क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। मतलब जो वर्ग 1 का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल होगा, वर्ग 2 और वर्ग 3 के, ठीक है। तो बोधायन प्रमेय यही बोलता है। अब इसको आप समझेंगे कैसे, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे ये है। मान लो कि मैंने इस तरीके से एक आयत लिया। आयत में क्या होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है उनकी लंबाई समान होती है, मतलब ये समान होती है, ये समान। तो मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई 3 है, इसकी 4 है, ठीक है। ये 3 लंबाई है, ये 4 लंबाई है, ठीक है। तो ये भी 3 होगी, ये भी 4 होगी। इन दोनों से तो मतलब नहीं है, हमको किन्हीं भी दो भुजाओं से चाहिए था, तो इन दोनों को हमने लिया। अब ये क्या हो गया, आयत में ये याद रखना का ज़रूरत है कि आयत में जो बनने वाला कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपको क्या पता है, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को आप देखते हैं तो 3 और 4 अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो इनका जो विकर्ण है ये कितना आ जाएगा, 5। कैसे होता है, हमने देखा है इस तरीके से, 3 4 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 का स्क्वायर 25, मतलब 5। ये पाइथागोरस थ्योरम था, तो ये 5 निकल जाता है। अगर ये 5 निकला मीन्स क्या हुआ, इसके सभी जो भाग हैं, सभी भुजाएं हैं वो 5 हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। ये 3 है मतलब ये सब 3 है, ये 4 है मतलब ये सब 4 है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की जो भुजा है उसका वर्ग, जो भुजा का जो वर्ग होता है, सीधा सा लिख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी भुजा 5 है मीन्स 5 का स्क्वायर 25। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो बोधायन प्रमेय बोलता है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसके अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के बराबर होता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ वर्ग 1 का क्षेत्रफल कितना है, 25, ये कितना है 9 और ये 16। तो आप देख सकते हैं 9 और 16 कितना होता है, 25। इस तरीके से बोधायन प्रमेय को बताया गया है। बोधायन प्रमेय को बताने का मतलब ये था कि आप ये देख सकते हैं कि जो पाइथागोरस मैंने आपको बताया बीच में, ये पाइथागोरस बाद में आया, लगभग कई सौ सालों के बाद में आया इस बोधायन प्रमेय के, जो सुल्व सूत्र में दिया गया है, ठीक है। सुल्व सूत्र जो है बुक है, जो पुस्तक है, उसमें ये बोधायन प्रमेय दिया है। तो इसको लिखने वालों को कई सौ साल पहले से ही पाइथागोरस जो थ्योरम था उसका ज्ञान था, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है कि ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। और बोधायन प्रमेय ने इसी चीज़ों को इस तरीके से बताया है, ये जो वर्गों के योग के बारे में। तो ये आप समझ सकते हैं कि बोधायन प्रमेय क्यों महत्वपूर्ण था। इसके आगे आप आएंगे पाई के बारे में, ठीक है। तो पाई के बारे में जो भारतीयों का योगदान है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम जिन्होंने क्या किया, पाई के बारे में जो बताया, ये जो उनका परिमित मान दिया, वो क्या थे, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने पाई को किसके रूप में दिखाया, परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में, ठीक है। यहाँ पे परिधि आपको पता होना चाहिए, परिधि का जब बात आएगा तो हम सर्कल ले लेंगे, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये वृत्त है, जो इसका जो पूरा बाउंड्री है इसी को बोलते हैं परिधि। और आपको पता होना चाहिए कितना होता है,
2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या है इसका त्रिज्या, ये आर होता है। और व्यास क्या हो जाएगा इसका डबल। अगर 2r लिखेंगे आप, सेंटर से होने वाला लाइन जो परिधि को टच करें वो व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो अगर आप पाई को देखेंगे तो परिधि कितना है 2 पाई आर अपॉन व्यास 2 पाई, ये दोनों कट के बचा r, सॉरी 2r। यहाँ पे 2 पाई आर था और ये 2r होगा व्यास, तो r r 2 कटा तो ये बचा पाई। ठीक है, तो इस तरीके से आर्यभट्ट ने पाई को दिखाया और इसका जो परिमित मान उन्होंने निकाला वो निकाला था 3.1416, जो आज भी सही है 4 अंकों तक। और ये उन्होंने लगभग 500 साल पहले निकाला था, मतलब 500 साल पहले नहीं, आज से 1500 साल पहले, सॉरी। आज अगर 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो लगभग उन्होंने 500 ईस्वी के आसपास निकाला था, मतलब आज से 1500 साल पहले की कहानी है ये। इसके नीचे भास्कराचार्य का योगदान दिया गया है। भास्कराचार्य है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ है, श्रीनिवास रामानुजन है। इन्होंने जो किया गया था, श्रीनिवास रामानुजन का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा जब कभी आप अगर इंटरनेट वगैरह चलाएं, तो श्रीनिवास रामानुजन के बारे में इनका भी बहुत योगदान है गणित के क्षेत्र में। इसके नीचे आ जाएंगे तो इसके नीचे हम देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति में इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज, उसके कोण, उसके भुजाओं, इन्हीं सभी के बारे में जो अध्ययन करने की जो गणित की शाखा रहती है उसको हम वो त्रिभुज बोलते हैं। अब ये है, इसका भी ज्ञान भारतीयों को प्राचीन समय से था। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में और खगोल शास्त्र में इन्होंने त्रिकोणमिति का यूज किया था ग्रहों के स्थान को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसके त्रिकोणमिति का यूज किया था इन्होंने। अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.1 जो दिया है। इस 1.1 में क्या है, जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि सही जोड़ी बनाइए, रिक्त स्थान भरिए, आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं लिखें। अब यहाँ पे जो था बौधायन प्रमेय, ये मैंने बता दिया क्योंकि बौधायन प्रमेय में मेरे को लग रहा था कि आप ना इसको समझने में आपको मुश्किल हो सकती है। बाकी जो जितने भी हैं वो आप लिख सकते हैं आराम से। अब इसके नीचे आ जाते हैं जल्दी से, गणन संक्रिया की सरल विधियाँ। सरल विधियाँ जो दिए हैं इसमें सबसे पहले बीजांक। ठीक है, बीजांक अगर आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बीजांक क्या है। बीजांक मतलब संख्या के अंकों को जोड़कर जो एक अंक के लास्ट में बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है ये, इसका अगर बीजांक लिखना है मेरे को तो इसके अंकों को मैं जोड़ूं और तब तक जोड़ूं जब तक ये एक अंक ना हो जाए, तो यही इसका बीजांक कहलाएगा। इस बीजांक में आपको ये चीज़ देखना है कि कितने तरीके से इस बीजांक को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ जो बुक में ही दिया हुआ है। ये नंबर है 8756904। ये एक संख्या है। इस संख्या को 3 तरीके से निकाल के बताया है संख्या का बीजांक। तो पहला तरीका तो क्या हो सकता है कि आप इनके अंकों को जोड़ो। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 9 35, 35 4 39। अब फिर इसको जोड़ो, 3 9 12, फिर इसको जोड़ो 3 इसका क्या होगा बीजांक होगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका तो ये बोला है कि इन्होंने कि जब आप जोड़ना चालू करते हो, जैसे कि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं 8 और 7 को, तो हमको क्या मिला 15। तो 15 को हम तुरंत फिर से जोड़ लें, मतलब 15 का बीजांक हम तुरंत निकाल लें। तो 15 को हम सीधा मान लेंगे 6। हम यहाँ 15 से 5 20 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 6 लिख के इसको 5 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 5 11। अब ये जो 11 मिल चुका है, इस 11 को हम सीधा 2 लिख लेते हैं। अब इस 2 का फिर हम इससे 6 से कर देंगे,
तो ये 8 आ जाएगा। फिर ये 9, 17, ठीक है। तो ये 17 हम क्या करते हैं, सीधा 8 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 मिला के 12, तो ये हो जाएगा 3। तो ये दूसरे मेथड में इन्होंने बोला है जो विधि में, कि आप जैसे ही 2 अंक में आते हैं तुरंत उसको आप बीजांक में बदल दीजिए 1 अंक में। तो ये दूसरा तरीका है। जो तीसरा तरीका था इसमें तो बताया गया है कि आपके पास अगर 9 आता है, आपके पास 0 आता है, या आपके पास ऐसे 2 अंक आते हैं जिनका योग 9 हो, तो उनको आप पहले ही हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, यह देखिए ध्यान से। ये नंबर है हमारे पास, हमने 9 हटाया, 0 हटाया, 4 और 5 का योग भी 9 होता है, तो इससे भी मैंने हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 8, 7 और 6। 8, 7, 15, 6, सॉरी 8, 7 कितना होता है 15, 6, 21।